गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 6 है कलिंग विजय। ये एक कहानी है और इसमें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो अशोक है वो अपनी क्रूरता से, हिंसा से दया की ओर झुक गए थे। सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं बेटा हम। यहाँ पर देखो जो अशोक है वो क्या है? सम्राट है। और रेखा महात्मा राधा गुप्त की पुत्री है। गायिका जो है वो कलिंग की राजकुमारी है। स्थान है कलिंग की राजधानी में भवन। समय बताया गया कब की ये बात है, ये 261 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या है। नंदिनी एक दासी है। संध्या का मतलब बेटा जिस दिन कलिंग विजय हुआ था, जिसमें अशोक सम्राट जो है वो जीत गए थे, उसके अगले दिन की जो शाम है उसके बारे में बात करेंगे इस लेसन में हम कि उस दिन क्या कुछ हुआ था अशोक के साथ। तो देखिए भवन अच्छी तरह सजा हुआ था, मतलब जो महल था वो बहुत अच्छी तरह सजा हुआ था। एक बड़ी सी चौकी दीवार से लगी हुई थी, उस पर सुंदर कालीन और तोशक रखे हुए थे। पीछे की ओर खिड़की है। मूढ़े के ऊपर एक उपादान रखे हुए हैं। इधर उधर धूपदान रखे हैं और तिपाई पर दीपक जल रहा है। नंदिनी उस वस्तु को सजा कर रख रही है, या हम कह सकते हैं नंदिनी सब वस्तुएं सजा कर ठीक ठाक से रख रही, क्योंकि वो दासी है, सारी साफ सफाई वही करती है, तो इसलिए वो सभी चीज़ों को साफ सुथरा करके सजा कर रख रही है। बीच बीच गायिका से बातें करती जा रही है। जो गायिका है वो कौन है? गायिका जो है वो कलिंग की राजकुमारी, लेकिन किसी को पता नहीं है। गायिका से बातें करती जा रही है। गायिका उत्सुकता से प्रश्नों की झड़ी लगाती है, मतलब जो गायिका है और कलिंग की राजकुमारी है वो क्या करती है कि उसकी झड़ी लगाती जाती है, बार बार से प्रश्न पूछती जाती है नंदिनी से। गायिका, तो सम्राट अभी यहीं आएंगे? नंदिनी, हाँ। गायिका, मैं उनसे नहीं मिल सकती। नंदिनी, गायिकाओं के लिए स्थान नियत किया गया, मतलब जो गायिकाएं हैं वो अलग स्थान पर बैठती हैं और सम्राट अलग स्थान पर बैठते हैं। बराबर वाले कक्ष में, मतलब साथ वाला जो कक्ष है वहाँ पर गायिकाएं बैठती हैं। तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा, मतलब वो गाना गाएगी ना, क्योंकि वो गायिका बनी हुई है, तो तुम्हें उस साथ वाला जो कक्ष है वहाँ पर बैठकर गाना होगा और सम्राट तुम्हें सुनेंगे। गायिका, और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे। बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होते। गायिका का बाईं ओर प्रस्थान। नंदिनी एक और खड़ी हो गई है। जो गायिका है वो नंदिनी से पूछती है कि जो वो संगीत होता है उसमें केवल स्वर ही नहीं होते। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं, मतलब बाईं ओर वो खड़े हो जाते हैं तो दाहिनी ओर से सम्राट एंटर करते हैं। नंदिनी का झुककर प्रस्थान, मतलब वो सर झुकाकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। सम्राट, और रेखा जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? सम्राट कह रहे हैं कि रेखा क्या तुम जानती हो कि उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे चंडाशोक, मतलब चंड अशोक। एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। उसने क्या कहा था कि एक दिन तुम अपने शत्रुओं के दास बन जाओगे। इतनी हिम्मत! और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या था? उपेंद्र, उपेंद्र मतलब जो कलिंग के राजा थे वो उपेंद्र। सम्राट आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास बनेंगे? तो सामने से जो रेखा है वो जवाब देती है कि सम्राट आपका कोई शत्रु तो बचा ही नहीं है जो आपको अपना दास बनाएगा। अशोक, ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन? गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से लेकर सौराष्ट्र तक, मतलब बेटा ये राज्यों के नाम हैं कि मतलब गांधार राज्य से लेकर केरल राज्य तक और कामाख्या राज्य से लेकर सौराष्ट्र राज्य तक सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है, मतलब जो अशोक है उससे सारा भारतवर्ष डरता है। आँख की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग, मतलब जो कलिंग अभी तक उसके साथ नहीं था, उससे नहीं डरता था,
अब वो भी उसकी हथेली पर है, मतलब अब उस पर भी अशोक का अधिकार है। तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट? रेखा ने पूछा कि महाराज जो उपेंद्र था, क्या उसके सारे जो सगे संबंधी उसके रिश्तेदार हैं सभी मर चुके हैं? अशोक, हाँ, सिवा उसकी बहन के। मतलब उन्होंने बताया कि सिर्फ उसकी बहन बाकी है। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नज़र से परे है, मतलब तक वो बची हुई है, वो नहीं मिली किसी को भी। सुना है वह तो कभी भी बौद्ध भिक्षु हो गई थी। आज ना जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। मतलब अशोक ने जवाब दिया कि जो उपेंद्र यानी कलिंग की राजकुमारी है वो कब की बौद्ध भिक्षु बन चुकी है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्त्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है। रह रहकर वीत शोक के निर्वासन का हृदय याद आ जाता है। रेखा, मैं अपने आप को भुलाने आया हूँ, कोई गायिका नहीं आई क्या? वीत शोक में मतलब कि जो अशोक है उसने जो वो सब कुछ देखा था, इतने लोग मरे थे, सबके बारे में सोच रहा है कि किस तरह लोगों को कैदी बनाया गया, किस तरह लोगों की चीखें चिहाड़ें, मतलब सब उसे सुनाई दे रही थी। वो सबको भुलाने आया था और पूछता है रेखा से, क्या कोई गायिका नहीं है जो उसे मतलब गीत सुनाकर उसके हृदय को शांत कर सके, उसको भुला दे कि हाँ उसने युद्ध में क्या कुछ देखा है। नंदिनी, जी वह तो आप अपने आप ही आ गई है। नंदिनी ने कहा, जो नंदिनी जो दासी है उसने कहा कि सम्राट वो तो अपने आप ही आ गई है गायिका। रेखा, उससे कहो कि सम्राट उसका गाना सुनेंगे। मतलब रेखा ने कहा कि तुम जाकर गायिका से कहो कि सम्राट उसका गीत सुनेंगे। नंदिनी चली जाती है। गीत शुरू होता है बेटा। अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन परस विटप मर्म ध्वनि जागरी, पुलक रोम पुलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी उर बहता बन बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी। मतलब ये जो गीत है वो गायिका गाने लग जाती है और अशोक उसे सुनने लग जाते हैं। अचानक से मतलब गीत जो है वो सहसा बंद हो जाता है। अचानक जो गायिका है वो गीत गाना बंद कर देती है। अशोक मानो स्वप्न से जाग जाता, अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है, कितना सुंदर है, कितना मधुर है। एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच्चे ही एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला नहीं समा रहा हो। मतलब जो अशोक है वो अचानक से गीत सुनने के बाद जब गीत थोड़ा सा बंद होता है तो वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो गायिका है जो ये गीत गा रही है इसके हृदय में उल्लास भरा हुआ है। क्या उषा और संध्या की किरणें को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है वे सभी सुखी हैं? कौन जाने रेखा, उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और बरबस हृदय छुपा हुआ है। मतलब जो चिड़िया चहक कर गाती है इसका मतलब वह नहीं होता कि हाँ वो अंदर से अपने हृदय से दिल से सुखी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने हृदय में अंदर से दिल से दुखी हो। पुनः नेपथ्य से गाने का स्वर आता है, प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। मतलब एक पैरा जब खत्म होता है गीत का, एक पद्यांश जो खत्म होता है तो गायिका रुक जाती है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रहे। मतलब वेदना का मतलब बेटा दर्द है, कि जो गाना वो सुना रहे उसमें हल्का सा दर्द है, मानो वो कोई करुण कहानी, कोई दयनीय, कोई मतलब दुखद कहानी सुना रही हो। सुना मेरी वंशी की तान, करुण उस गाथा के सोपान, वसंती वैभव का विस्तार, सुन कैसे सागर के पार, सरल सुनो का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नृप अतुल्य उदार, सुरभि सुमनों की उसका प्राण। मतलब वो क्या कहती है जब ये गीत के बोल गाती है, ये बताती है कि किस तरफ हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। अशोक, रेखा बदल गया, तुम सुन रही हो? मतलब रेखा से अशोक ने कहा कि रेखा देखा, इसका सुर बिल्कुल से बदल गया, क्या तुम सुन रही हो?
कि किस तरह इसके सुर बदल रहे हैं। रेखा चुप, फिर गीत चलता है। भ्रमर का सुनकर मधुर निदान, गंध का पाकर मधुमय संदेह, पवन की चंचल लहरी एक, पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी वंशी की तान। मतलब एक बगीचे के बारे में बताती हुई है। इस गीत में जो गायिका है बगीचे के बारे में बताती है, वो कितना सुखी था, कितना हरियाली से भरा हुआ था, कितना अच्छा था, पर उसमें अचानक से कोई आ जाता है उसकी सुगंध पाकर। उसके बाद गीत रुक जाता है।